आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 9th का मैथ। पूरा जो है चैप्टर वाइज विथ कॉन्सेप्ट आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अगर पूरा मैथ कंप्लीट मैथ पढ़ना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से एक एक करके आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं संख्या पद्धति, है ना। तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले जो है उसका हम लोग कॉन्सेप्ट सीखेंगे, बेसिक, है ना, इंट्रोडक्शन। संख्या पद्धति को नंबर सिस्टम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले हम लोग यह जानेंगे। तो देखिए, इस चैप्टर के अंतर्गत जो है संख्या पद्धति को हम लोग क्या बोलते हैं? नंबर सिस्टम भी बोलते हैं। तो नंबर सिस्टम के अंतर्गत जो है कुछ खास जो है बिंदु हम यहाँ पे ले रहे हैं, जिस चीज़ को चैप्टर के अंतर में पढ़ने वाले हैं। पहला प्राकृत संख्याएं, इसके बाद सीखेंगे पूर्ण संख्याएं, फिर पूर्णांक संख्याएं, इसके बाद परिमेय संख्याएं व परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार, फिर पढ़ने वाले हैं अपरिमेय संख्याएं, फिर हम लोग पढ़ेंगे परिमेय व अपरिमेय संख्याओं के महत्वपूर्ण बिंदु, और इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं वास्तविक संख्याएं और पढ़ेंगे वर्गमूल से संबंधित कुछ सर्वसमीकाएं। लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे घातांक वाली वास्तविक संख्याओं को हल करने के नियम। तो इतने सारे टॉपिक जो है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम के अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो एक एक करके हम लोग शुरू करते हैं, इसको नोट कर लीजिए। तो पहला टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं प्राकृत संख्या, है ना। तो प्राकृत संख्या किसको कहते हैं? करा वस्तुओं की गिनती करने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं उन संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि आप डेली लाइफ में, है ना, अपने जीवन में जिन संख्याओं को आप यूज करते हैं, कोई भी सामान खरीदते हैं या किसी भी चीज़ को गिनती करने के लिए कहाँ से शुरू करते हैं? एक से शुरू करते हैं। जैसे आप बाज़ार में जाते हैं तो बाज़ार में जाने के बाद वहाँ पे अगर मान लीजिए किसी आप पैसा गिन करके देते हैं तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1-2 से स्टार्ट करते हैं। तो जहाँ से आप गिनती शुरू करते हैं, कहने का मतलब, या आम खरीदते हैं तो गिन करके खरीदते हैं, तो अगर 10 आम लेना है तो कहाँ से शुरू करते हैं? 1, 2, 3 करके। तो आप अपने डेली लाइफ में जो भी यूज करते हैं गिनती के लिए, जैसे आप यूज कैसे करते हैं? 1, 2, 3, 4, 5 ... इस तरह से अनंत तक आप गिन सकते हैं। तो शुरुआत आप कहाँ से कर रहे हैं? 1 से कर रहे हैं, है ना। तो यह जो संख्या है, यह कैसा संख्या है? यह संख्या आपको प्राकृत संख्या कहलाता है। मतलब आप डेली लाइफ में गिनने के लिए जहाँ से शुरू करते हैं, जिस संख्या का यूज करते हैं, उन संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं, है ना। और प्राकृत संख्या को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। इसीलिए प्राकृत संख्या को सूचित करने के लिए हम लोग n से दर्शाते हैं। प्राकृत संख्या को सूचित करने के लिए n से डिनोट करते हैं। ध्यान रखिएगा, डेली लाइफ में अगर आप जाते हैं कोई सामान खरीदने के लिए, तो कोई वस्तु कहते हैं तो क्या बोलते हैं? 1 बिस्किट दे दीजिए, है ना, या 1 आम दे दीजिए, या 2 आम, या 2 बिस्किट दे दीजिए, 2 चॉकलेट दे दीजिए, कुछ भी ऐसा आप बोलते हैं। कभी आप कहते हैं -1 बिस्कुट दे दीजिए, -2 बिस्कुट दे दीजिए, नहीं ना बोलते हैं। या बट्टा में बोलते हैं 3/4 हमको बिस्कुट दे दीजिए। ऐसा कभी भी दुकान पे जा कर के या बाज़ार में जा कर के इस तरह का आप बोलते हैं नंबर? नहीं बोलते हैं। तो जो नंबर आप यूज करते हैं उसी नंबर को हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर कहते हैं। क्लियर? तो जिस नंबर को आप यूज नहीं करते हैं वह जो नंबर है आपका नहीं होगा। तो प्राकृत संख्या में आप कहते हैं कि 2.5 गो हमको बिस्कुट दे दीजिए, ऐसा बोलते हैं? नहीं बोलते हैं। तो यह जो दशमलव वाला संख्या आपका प्राकृत संख्या होगा? नहीं होगा। दशमलव में आप यूज नहीं करते हैं, इसका मतलब वह दशमलव वाला प्राकृत संख्या नहीं होगा। दूसरा,
जीरो, जीरो जो है आपका प्राकृत संख्या नहीं होगा। जीरो आम नहीं बोलते हैं, जीरो बिस्किट आप नहीं बोलते हैं, कुछ भी, तो जीरो भी आपका प्राकृत संख्या नहीं होगा। -3 यह भी आपका प्राकृत संख्या नहीं होगा। माइनस में कोई भी संख्या को आप डेली लाइफ में यूज नहीं करते हैं, क्लियर। तो माइनस में कोई भी संख्या को हम लोग डेली लाइफ में यूज नहीं करते हैं, क्लियर। तो यह जो है हमने समझ लिया कि नेचुरल नंबर जो है किस तरह का होता है। जो अपने जीवन में जिस चीज़ को यूज करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। और सबसे छोटी प्राकृत संख्या आपसे पूछेगा, सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होता है, 1। अगर आपसे पूछेगा सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या होगा तो उसका कोई जवाब नहीं है। बड़ी प्राकृत संख्या गिनती कभी अंत होने वाला है, नहीं अंत होने वाला है। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या का जवाब हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ी प्राकृत संख्या का कोई जवाब नहीं है, क्लियर। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या पूछेगा तो क्या हो जाएगा, 1। प्राकृत संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर, इसीलिए उसको n से सूचित करते हैं, है ना। और जीवन में, दैनिक जीवन में जो आप यूज करते हैं जिस नंबर का, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। इसमें किसी को कोई कन्फ्यूजन है नहीं, तो चलिए नोट कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देख रहे हैं पूर्ण संख्या, है ना। तो पूर्ण संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, होल नंबर। क्या बोलते हैं, होल नंबर। करा यदि प्राकृत संख्याओं में शून्य को शामिल कर लिया जाए तो प्राप्त संख्या के समूह को क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। तो प्राकृत संख्या अभी आप लोग पढ़े हैं कि 1 से शुरू करते हैं, है ना, 3, 4, 5 डॉट डॉट इस तरह से अनंत तक जो होता है वह क्या होता है, प्राकृत संख्या। तो कह रहा है प्राकृत संख्या में किसको शामिल कर लेना है, शून्य को। तो हम यहाँ पे शून्य को शामिल कर लेते हैं। तो यह जो संख्या बना, यह कैसा संख्या है, आपका पूर्ण संख्या है। यह संख्या जो बना कैसा संख्या है, पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्या को इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं, इसीलिए इसको जो है W से सूचित करते हैं। पूर्ण संख्या को किस से सूचित करते हैं, W से। तो यहाँ पे देखिए पूर्ण संख्या में प्राकृत संख्या जो पढ़े हैं उसमें केवल और केवल एक शून्य को हमने शामिल कर लिया, तो वह जो लिस्ट बन के तैयार हो गया वह कैसा संख्या हो गया, पूर्ण संख्या। अगर आपको प्रश्न में पूछ दे कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो है कैसा होता है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो है 0 होता है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होता है, 0 होता है। लेकिन सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अगर आपसे पूछेगा तो उसका कोई भी जवाब नहीं है, क्योंकि अनंत होता है। सबसे बड़ा कितना होगा इसका कोई निश्चित नहीं है। आपसे प्रश्न में पूछेगा कि क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, तो हाँ है। देखिए आप जो पूर्ण संख्या जो आप प्राकृत संख्या पढ़े थे, यही ना पढ़े थे, तो टोटल का टोटल प्राकृत संख्या तो पूर्ण में समाहित हो ही गया, नहीं हो गया। तो आपसे अगर पूछेगा कि सभी प्राकृत संख्या, यह कैसा संख्या है, प्राकृत संख्या का समूह है ना, यह कैसा संख्या है, प्राकृत संख्या। तो जो भी प्राकृत संख्या है वह सभी का सभी क्या है, पूर्ण संख्या है ना। सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या में एक 0 एक ऐसा संख्या है जो प्राकृत संख्या में नहीं होता है। तो अगर आपसे प्रश्न में पूछ दे कि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, तो हाँ होती है। अगर आपसे प्रश्न में पूछे क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है, तो नहीं। अगर आपसे पूछ दे कि शून्य को छोड़कर सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है, तो हाँ होती है। अगर शून्य को छोड़ करके सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है, तो हाँ होती है। केवल शून्य ही एक ऐसा संख्या है जो आपका नहीं होता है, क्लियर।
चलिए नोट कीजिए। तो जिस तरह से आपने देखा था कि इसे पॉइंटों वाला जो संख्या है वह प्राकृत संख्या नहीं होता है, तो पॉइंटों वाला संख्या आपका पूर्ण संख्या भी नहीं होगा, है ना। पॉइंटों वाला संख्या जो है पूर्ण संख्या आपका नहीं होगा। क्लियर। दूसरा, माइनस में आपने देखा था कि प्राकृत संख्या में नहीं होता है, उसी प्रकार से पूर्ण संख्या भी माइनस में नहीं होता है। समझ रहे हैं कि नहीं। तो सेम वैसा ही आपका जो है, अगर माइनस में हम लोग गिनती नहीं करते हैं, प्राकृत संख्या में केवल 0 शामिल किए हैं, इसलिए यह भी आपका नहीं होगा। और आपसे प्राकृत संख्या में 0 दिया गया था, तो 0 वहाँ पे प्राकृत संख्या नहीं था, लेकिन पूर्ण संख्या में 0 होगा। क्लियर। तो ये चीज़ को ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे देखेंगे प्राकृत संख्याओं और पूर्ण संख्याओं के समूह में अंतर, क्या क्या दोनों के समूह में अंतर है वह यहाँ पे एक नज़र देखेंगे। देखिए, कह रहा है समस्त प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, मतलब जो भी प्राकृत संख्या था वह सभी का सभी आपका क्या है, पूर्ण संख्या है। सेकेंड में कह रहा है 0 के अतिरिक्त समस्त पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं हैं, मतलब अगर 0 को छोड़ दिया जाए तो जो भी पूर्ण संख्या है वह सभी का सभी क्या है, प्राकृत संख्या है। आगे कह रहा है 1 सबसे छोटी प्राकृत संख्या है, जबकि 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। ठीक है। प्राकृत तथा पूर्ण संख्याएं अनंत होती है, दोनों का अंत नहीं होता है, उसका गिनती का लास्ट नहीं है। क्लियर। तो इस तरह से दोनों के समूह में आपको अंतर पता चल गया। चलिए इसको भी नोट कर लीजिए। यहाँ देखिए पूर्णांक संख्या हम लोग पढ़ रहे हैं। पूर्णांक संख्या के बारे में कह रहा है यदि पूर्ण संख्याओं के समूह में प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक, है ना, मानों को शामिल कर लिया जाए तो प्राप्त संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्याएं कहा जाता है। तो सबसे पहले क्या करना है, कह रहा है यदि पूर्ण संख्याओं के समूह में, तो सबसे पहले एक नंबर लाइन बनाते हैं, इसको संख्या रेखा भी कहते हैं। तो संख्या रेखा आप पिछले क्लास में आप पढ़े होंगे। तो संख्या रेखा पर क्या होता है, 0 से शुरू होता है ना, और 0 के दाहिने साइड में जो हम नंबर रखते हैं 1 2 3 4 डॉट डॉट इस तरह से अनंत तक कह रहा है। तो देखिए यह पूर्ण संख्या है। देखिए यदि पूर्ण संख्याओं के समूह में यह जो संख्या 0 से जो शुरू हुआ यह कैसा संख्या है, पूर्ण संख्या है। कह रहा है पूर्ण संख्याओं के समूह में आपको क्या शामिल कर लेना है, प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक मान। तो प्राकृत संख्या जो है माइनस वाला 1 -2 -3 -4 डॉट डॉट इस तरह से अनंत तक। तो प्राकृत संख्या के ऋणात्मक मान को शामिल कर दिए। पूर्ण संख्याओं के समूह में प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक मान को शामिल कर देने से जो संख्या प्राप्त होता है वह संख्या क्या कहलाता है, पूर्णांक संख्या कहलाता है। तो देखिए यह जो पूर्ण संख्या 0 से शुरू हुआ था, है ना, उसी में हमने क्या किया, प्राकृत संख्या गिनती की संख्या को कहते हैं ना, तो 1 2 3 4 करा ऋणात्मक मान, तो सब में माइनस लगा दिए। तो ये सभी संख्याएं जो हो गया आपका क्या हो गया, पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या में आप क्या देख रहे हैं, प्लस वाला भी आ रहा है और माइनस वाला भी आ रहा है और शून्य भी आ रहा है। पूर्णांक में सभी है, मतलब आपका टोटल का टोटल प्राकृत संख्या भी पूर्णांक संख्या में है, टोटल का टोटल पूर्ण संख्या भी है पूर्णांक संख्या में, और ऋणात्मक मान भी जो है आपका पूर्णांक संख्या में शामिल है। समझ रहे हैं। प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में ऋणात्मक मान शामिल नहीं था, लेकिन पूर्णांक संख्या में ऋणात्मक मान शामिल है। ठीक है। तो पूर्णांक में सभी आ गया, आपका पूर्ण संख्या भी आ गया, पूर्णांक प्राकृत संख्या भी आ गया और ऋणात्मक मान भी आ गया। आगे यहाँ पे देखेंगे, यह जो है
इसको कहते हैं घनात्मक पूर्णांक। प्लस वाला संख्या जो रहता है उसको क्या कहते हैं? घनात्मक पूर्णांक। इसको कहते हैं घनात्मक पूर्णांक। इसे हम लोग कहते हैं घनात्मक पूर्णांक। और जो माइनस वाला जो है उसे हम लोग कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। इसे हम लोग कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। और यहाँ पे जीरो जो बच गया इसको कहते हैं, इस जीरो को कहते हैं शून्य पूर्णांक। क्या कहते हैं? शून्य पूर्णांक कहते हैं। इसको शून्य पूर्णांक कहते हैं। जीरो को क्या कहते हैं? शून्य पूर्णांक कहते हैं, या इसको कहते हैं उदासीन पूर्णांक। उदासीन पूर्णांक। तो जीरो को क्या कहते हैं? या तो शून्य पूर्णांक कहते हैं या उदासीन पूर्णांक कहते हैं। क्यों? क्योंकि जीरो न धनात्मक है न ऋणात्मक है ना, उससे कोई फर्क उसको नहीं पड़ रहा है, उदास है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? उदासीन पूर्णांक या तो शून्य पूर्णांक। तो पूर्णांक में आपने क्या देखा कि एक होता है धनात्मक पूर्णांक, दूसरा होता है ऋणात्मक पूर्णांक और तीसरा होता है शून्य या उदासीन पूर्णांक। क्लियर? तो इस तरह से पूर्णांक संख्या को हमने देखा है ना। इसको नोट कीजिए, फिर और भी इसमें कुछ समझाना है। आपसे अगर पूछेगा 91/13 यह जो है पूर्णांक है कि नहीं, 91/13 अगर आपसे प्रश्न में पूछेगा कि यह पूर्णांक है कि नहीं, तो पूर्णांक में तो ऐसा भिन्न वाला आपने पढ़ा नहीं है, बट्टा वाला नहीं पढ़ा है। लेकिन देखिए अगर आप इसको काटेंगे तो 13 सत्ते क्या होगा? 91। तो आपका जो संख्या क्या आया? यह 7 आया। क्या आया? 7। तो 7 एक कैसा संख्या है? यह एक पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या यह है कि नहीं? उसी प्रकार से अगर आपसे पूछ दिया जाए कि रूट 25 के अंदर जो है 25 के ऊपर रूट है, यह रूट के अंदर में है, तो यह एक पूर्णांक संख्या है कि नहीं? तो यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है। जो आगे पढ़ेंगे पूर्ण वर्ग संख्या किसको कहते हैं? यह 5 का वर्ग है ना। तो 5 एक कैसा संख्या है? एक पूर्णांक संख्या है। 5 एक कैसा संख्या है? पूर्णांक संख्या है। और यहीं पे आपका रूट के अंदर में आपका 26 दे दे तो आपसे यह पूछेगा कि यह क्या एक पूर्णांक संख्या है? तो यह एक पूर्णांक संख्या नहीं है, क्योंकि यह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसीलिए यह एक पूर्णांक संख्या नहीं है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? यह जो हम लोग पूर्ण वर्ग संख्या आगे सीखने वाले हैं है ना, इसको बताएंगे। तो इस तरह से भी आपको ध्यान में रखना है कि कौन पूर्णांक संख्या है और कौन पूर्णांक संख्या नहीं है। उस प्रकार से और भी आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे √12। तो 12 भी जो है आपका पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसीलिए यह एक पूर्णांक संख्या नहीं है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए। देखिए परिमेय संख्या के बारे में कह रहा है, ऐसी संख्याएं जो P/Q के रूप में व्यक्त की जा सकती है तथा जहां P और Q पूर्णांक हो परंतु Q बराबर 0 नहीं हो, परिमेय संख्या कहलाती है। तो आप देख रहे हैं P/Q है ना, यह क्या है? यह कुछ नहीं है, ये अंश बटा जो है क्या है? अंश बटा हर है। क्या है? अंश बटा हर। और अंश बटा हर को बार बार अंश बटा हर न कहने के चलते इसका एक नाम रख दिया, अंश के बदले में P और हर के बदले में Q। तो जो P/Q है वह क्या है? अंश बटा हर है आपका परिमेय संख्या का। ठीक है, तो यही है। और कह रहा है जहाँ P और Q कैसा संख्या है? पूर्णांक संख्या है। कैसा संख्या है? पूर्णांक संख्याएं हैं। यह जो है आपका पूर्णांक संख्या है। तो पूर्णांक संख्या में आप लोग देखे थे कि पॉजिटिव संख्या भी आता है ना, दूसरा निगेटिव माइनस वाला भी संख्या आता है, और तीसरा जो है आपका 0 जो है शून्य पूर्णांक भी आता है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है Q के बराबर में
Q के बराबर में क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, बट्टा में 0 नहीं होगा, है ना। P और Q पूर्णांक संख्या हो परंतु Q बराबर 0 नहीं हो, क्योंकि पूर्णांक संख्या में तो 0 भी शामिल है। तो नीचे में बट्टा में 0 क्यों नहीं होना चाहिए, ये आगे क्लास में आएगा तो उसको हम डिटेल से बताएंगे। केवल यहाँ पे आप ये ध्यान में रखिए, जो परिमेय संख्या होता है वह P बटा Q के रूप में होता है। P एक पूर्णांक संख्या हो सकता है ना, Q भी एक पूर्णांक संख्या हो सकता है। केवल पूर्णांक संख्या में क्या नहीं हो सकता है, 0 नहीं हो सकता है Q बराबर। अगर 0 आ जाएगा तो पूरा खेल बिगड़ जाएगा, है ना। तो बट्टा के नीचे जो है हर में आपका 0 नहीं होना चाहिए। अगर हर में 0 होगा तो वह परिमेय संख्या नहीं होगा। तो क्यों नहीं होना चाहिए यह हम देखते हैं, इसको नोट कीजिए। चलिए तो देखिए, सबसे पहला यहाँ पे देखिए हम 12/15 ले रहे हैं। तो क्या कहा गया है कि अंश व हर P बटा Q के रूप में होगा और P और Q क्या होगा, पूर्णांक होगा। तो 12 एक पूर्णांक संख्या है और 15 भी एक पूर्णांक संख्या है। इसका मतलब है यह कैसा संख्या है, परिमेय संख्या है, यह परिमेय संख्या है, ठीक है। दूसरा हम ले रहे हैं, यहाँ पे देखिएगा -12/15। तो यह भी पूर्णांक संख्या, माइनस वाला जो संख्या होता है वह पूर्णांक में होता है कि नहीं। धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक पढ़े हैं कि नहीं। तो माइनस वाला संख्या भी जो होता है वह कैसा होता है, पूर्णांक होता है। और कही रहा है कि P और Q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। तो -12/15 भी एक कैसा संख्या है, परिमेय संख्या आपका है, ठीक है। चलिए तीसरा नंबर में देखते हैं। अब हम देखते हैं 12/-15। तो यहाँ पे माइनस नीचे में लिए हैं, 15 के नीचे में लिए, हर में लिए हैं। तो कह रहा है P और Q क्या हो सकता है, पूर्णांक हो सकता है। मतलब Q भी संख्या जो है आपका पूर्णांक होगा, केवल Q बराबर 0 नहीं होगा। तो माइनस वाला संख्या पूर्णांक संख्या होता है ना। ऋणात्मक संख्या जो है आपका पूर्णांक संख्या होता है। इसीलिए यह भी एक कैसा संख्या है, परिमेय संख्या। यह परिमेय संख्या बिल्कुल इसको कहा जा सकता है। अब दोनों को हम माइनस ले रहे हैं, -12/- हम 15 कर रहे हैं। तो आप जान रहे हैं कि ऋणात्मक मान जो है पूर्णांक में आता है। तो -12/15 भी जो है आपका एक परिमेय संख्या हो सकता है ना, परिमेय संख्या हो सकता है। लेकिन यहाँ पे अगर -12/0 दे दिया जाए तो यह जो है आपका परिमेय संख्या नहीं होगा। क्यों नहीं होगा परिमेय संख्या, क्योंकि यहाँ स्पष्ट कह रहा है Q बराबर क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, हर में 0 नहीं होना चाहिए, क्लियर। तो इस तरह से -12/0 जो है आपका एक परिमेय संख्या नहीं है। 5 में देखेंगे प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या जो है, प्राकृत संख्याएं जो है आपका परिमेय संख्या है कि नहीं। तो प्राकृत संख्या किसको कहते हैं, जो गिनती की संख्या है उसको हम क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या। तो देखिए 61 उदाहरण हम ले रहे हैं, है ना। उदाहरण में हम देखिए 61 लिए। तो 61 जो है एक प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्या आपका परिमेय संख्या है कि नहीं। तो देखिए क्या प्राकृत संख्या को हम 61/1 लिख सकते हैं। तो जब 61/1 लिख देंगे तो P बटा Q के रूप में आ गया। और जब P बटा Q के रूप में आ गया, इसका मतलब है कि यह कैसा संख्या है, परिमेय संख्या है। तो जो प्राकृत संख्या होता है वह बिल्कुल जो है आपका परिमेय संख्या होता है। प्राकृत संख्या जो होता है वह परिमेय संख्या है ना, वह परिमेय संख्याएं होती है। क्यों होती है, जो समझ गए। तो जितने भी प्राकृत संख्या, गिनती के जितने भी संख्या 1 से जो शुरू होगा तो लास्ट तक जो है आपका अनंत तक चला जाएगा। तो वो सभी के सभी एक क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। जितने भी प्राकृत संख्या है सभी का सभी क्या है, परिमेय संख्या है।
ऐसा इसलिए जैसे 61 गिनती की संख्या है, अगर किसी भी संख्या में बट्टा में कुछ नहीं दिया हो तो उसके नीचे में हम 1 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं कि 1 से आप 61 को काटेंगे तो 61 ही मर्तबे में कटेगा, तो 61 के 61 ही रह जाएगा। इसीलिए जब बट्टा के नीचे कुछ नहीं दिया हो तो आप समझ जाएंगे 1 नीचे में दिया हुआ है। और जब P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं तो वह परिमेय संख्या हो सकता है। तो सभी प्राकृत संख्याएं आपका परिमेय संख्या है। यहाँ पे देखेंगे पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं जो है, यह जो है आपका क्या परिमेय संख्या है या नहीं है। पूर्ण संख्या जो है यह आपका परिमेय संख्या है कि नहीं है। तो देखिए एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, उदाहरण हम ले रहे हैं पूर्ण संख्या के बारे में। तो पूर्ण संख्या जो है किससे शुरू होता है? 0 से। 1 से तो गिनती की संख्या को हम देख ही लिए कि प्राकृत संख्या होता है, तो 0 से शुरू होता है। तो 0 क्या एक परिमेय संख्या है कि नहीं? तो 0 भी एक परिमेय संख्या है कि 0 के नीचे कुछ नहीं दिया हुआ है तो हम बट्टा में क्या 1 लिख सकते हैं, 0 बट्टा 1 लिख सकते हैं। जब 0 बट्टा 1 लिख सकते हैं तो यह P बटा Q के रूप में आ गया। तो जब P बटा Q के रूप में आ गया और Q बराबर क्या है? 1 है, 0 नहीं है। आपसे केवल यह कहा गया है कि Q बराबर 0 नहीं होगा, ऐसा नहीं कहा गया है कि P बराबर 0 नहीं होगा। P बराबर 0 हो सकता है, अंश में 0 हो सकता है, केवल हर में 0 नहीं होगा। इसका मतलब है कि सभी पूर्ण संख्याएं आपका क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। सभी पूर्ण संख्याएं जो है परिमेय संख्याएं आपका है। ठीक है, चलिए एक और देखते हैं। यहाँ पूर्णांक संख्या देख लेते हैं। पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं के बारे में अगर आप चर्चा करें तो क्या पूर्णांक संख्याएं जो है परिमेय संख्या है कि नहीं? तो पूर्णांक संख्या में क्या यूज होता है? तो एक धनात्मक होता है, दूसरा ऋणात्मक होता है और तीसरा शून्य पूर्णांक होता है। तो यहाँ पे तो आपने देख लिया कि शून्य पूर्णांक जो है आपका परिमेय संख्या है। इससे पहले आपने प्राकृत संख्या भी देख लिया, धनात्मक पूर्णांक भी देख लिया कि वह एक परिमेय संख्या है। अब आपको ऋणात्मक वाला मान देखना है ना, कि ऋणात्मक वाला जो है माइनस अगर 61 लिख दिया जाए तो क्या यह परिमेय संख्या है कि नहीं? तो -61 को आप -61 बटा 1 तो लिख ही सकते हैं। तो यह तो P बटा Q के रूप में आ गया। माइनस के बारे में तो नहीं कहा है, वो तो बोला था कि P और Q कैसा संख्या होना चाहिए? पूर्णांक संख्या होना चाहिए, केवल Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो पूर्णांक संख्या भी जो है आपका एक कैसा संख्या है? परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, पूर्णांक संख्या भी जो है आपका एक परिमेय संख्या है। और नोट में कहीं लिख लीजिएगा कि शून्य जो है एक परिमेय संख्या है। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। देखिए पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? परिमेय संख्या पढ़े थे ना। तो परिमेय संख्या में आपने देखा था कि एक चीज़ हम बताए थे कि परिमेय संख्या जो होगा इसे हम क्या कहे थे कि जिसको हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ Q बराबर क्या नहीं होगा? 0 नहीं होना चाहिए। यह बात हम बोले थे। ठीक है, तो अब बोले थे कि इसे क्यों नहीं होगा वो कल बताएंगे, तो आज चलिए आपको बता रहे हैं। जैसे मान लिया जाए 31 बटा 0, यह आपसे पूछेगा परिमेय संख्या है, तो यह परिमेय संख्या नहीं है, ये परिमेय संख्या आपका नहीं है। तो ये कैसा संख्या है? ये परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, काहे नहीं है? क्योंकि इसको P बटा Q मतलब Q बराबर यहाँ पे क्या है? 0 है, और 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा कैसे होता है? चलिए देखिए, जैसे मान लिया जाए हम यहाँ पे 7 बटा 3 लिख दिए। इसका मतलब क्या है
कि हम 7 में क्या करते हैं, 3 से भाग देते हैं। बट्टा का मतलब क्या होता है, भाग भी होता है। तो 3 से हम 7 में भाग देंगे तो करते क्या है, 3 का टेबल, 3 इकाई 3, 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, 3 चौका 12। इस तरह से हम सोचते हैं, नहीं 3 का 3, 3 दूना 6 कै मरतबे में लगा, 2 मरतबे में, तो 3 दूना 6 माइनस किए 1, ऐसा हुआ ना। तो जब किसी संख्या के बट्टा में 0 रहेगा, हम ये जो है ऑथेंटिक चीज़ नहीं बता रहे हैं, है ना, आपको जानकारी केवल दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यही चीज़ होता है, क्योंकि 0 से जो भाग देते हैं तो किसी का कुछ आएगा, है ना। ये अपरिभाषित है। कैसा है, इसको परिभाषित नहीं किया जा सकता है। लेकिन एगो तर्क हम आपको दे रहे हैं कि अगर आपके मन में अगर सवाल हो कि ऐसा क्यों नहीं करते हैं, उस सवाल का केवल आपको जवाब देने के लिए हम आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। ये कोई तार्किक जो है नहीं है ना, ऐसा मेथड। तो चलिए, तो जैसे मान लिया जाए हम यहाँ 7/0 कर दिए, इसका मतलब है 0 से हम भाग देंगे किस में, 7 में। तो सबसे पहला काम तो हमको करना पड़ेगा क्या, कि 0 का टेबल तैयार करना पड़ेगा। तो 0 का टेबल तैयार करने के लिए पहले 1 से गुना करेंगे। तो 0 में किसी भी संख्या से गुना करने पर वह क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए, जब 0 का टेबल तैयार करेंगे, 1 से गुना करेंगे तो 0, फिर 2 से गुना करेंगे तो भी 0, फिर 0 में 3 से गुना करेंगे तब भी 0, 0 में 4 से गुना करेंगे तब भी 0। तो बताइए 7 कब आएगा, 0 में 7 से भी गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो कभी लगेगा ही नहीं। इसीलिए जो है यह जो है यह कैसा संख्या है, अपरिभाषित, है ना। यह अपरिभाषित संख्या है, न यह परिमेय संख्या इसको कह सकते हैं, न अपरिमेय संख्या कह सकते हैं, न पूर्णांक कह सकते हैं। इसको कुछ भी कह ही नहीं सकते, यह संख्या ही नहीं है, समझ रहे हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आपको जानकारी देने के लिए बोले हैं। बाकी इसका तरीका दूसरा है, इसके बारे में विचार दूसरा है ना, जो अभी आपको नहीं पढ़ना है। क्लियर। तो क्यों नहीं लगेगा, सो समझ गए। चलिए, क्या हुआ, एक चीज और हम आपसे पूछे थे कि √25 और √49, यह एग्जाम्पल दिए थे, है ना। यह आपसे पूछे थे कि बताइए क्या यह एक परिमेय संख्या है ना। तो हमने कहा था कि √25 को हम 5 लिख सकते हैं और √49 को हम कितना लिख सकते हैं, 7। तो यह जो दोनों संख्या था, इसको हमने कहा था कि क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या, यह दोनों परिमेय संख्याएं हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हमने बताया था कि ऐसा इसलिए कहते हैं कि रूट के अंदर में जो पूर्ण वर्ग संख्या होता है उसको हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। रूट के अंदर में जो संख्या होता है उसको क्या कहते हैं, पूर्ण वर्ग संख्या। तो यहाँ पे हम लोग जानेंगे पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या यहाँ पे हम लोग समझेंगे किसको कहते हैं, ठीक है। तो पूर्ण वर्ग संख्या हम उसको कहते हैं, देखिए जैसे हमने यहाँ पे 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। तो ये जो संख्या है, यह जो आपका लिस्ट तैयार हुआ है, यह जो है आपका पूर्ण वर्ग संख्या है। एक ऐसी संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है।
अगर रूट के अंदर में यह जो संख्या रहेगा तो वह आपका परिमेय संख्या होगा। मतलब जो पूर्ण वर्ग संख्या होगा वह क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। पूर्ण वर्ग संख्या जो होगा वह परिमेय संख्या होगा, जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा वह परिमेय संख्या नहीं होगा। तो ये बताइए √12 जो है यह आपका परिमेय संख्या है कि नहीं? नहीं है, क्योंकि यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? तो देखिए 9 के बाद डायरेक्ट क्या है? 16। तो न 10 परिमेय संख्या होगा, न 11 परिमेय संख्या होगा, न 12, न 13, न 14, न 15। इतनी संख्याएं जो है अगर रूट के अंदर में रहेगा तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसीलिए यह एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है। √7 यह आपका परिमेय संख्या है? नहीं है। √6 यह आपका परिमेय संख्या है? नहीं है। तो यह जो है आपका परिमेय संख्या नहीं है, यह परिमेय संख्या नहीं है। यह कैसा नहीं है? परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, यह रूट से बाहर नहीं होगा। क्लियर? तो चलिए नोट कीजिए। देखेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं, है ना। परिमेय संख्याएं जो है इसको डिटेल से हम लोग पढ़ रहे हैं। परिमेय संख्याओं को रेशनल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स कहते हैं। परिमेय संख्या को क्या कहते हैं? रेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है। तो परिमेय संख्या जो है 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। आपने पढ़ा होगा परिमेय संख्या के बारे में, नहीं पढ़ा है तो यहाँ पढ़ेंगे। एक हम लोग पढ़ते हैं घनात्मक परिमेय संख्याएं, और दूसरा जो हम लोग पढ़ते हैं ऋणात्मक परिमेय संख्याएं। ठीक है। तो घनात्मक परिमेय संख्याएं और एक पढ़ते हैं ऋणात्मक परिमेय संख्याएं। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिएगा एक चीज और यहाँ पे देखिएगा, घनात्मक को जो है, घनात्मक को प्लस भी है ना, पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव में भी लास्ट में आता है तो प्लस भी से सूचित करते हैं, और ऋणात्मक को जो है माइनस भी से सूचित करते हैं। यह भी ये ध्यान में रखिएगा क्योंकि यह आपको बार बार काम आएगा। ठीक है। तो घनात्मक को प्लस भी और ऋणात्मक को माइनस भी से हम लोग क्या करते हैं? सूचित करते हैं। तो पहला हम लोग पढ़ रहे हैं घनात्मक परिमेय संख्या। अंश व हर दोनों का चिन्ह समान हो। कहने का मतलब कह रहा है अंश व हर दोनों का चिन्ह समान हो। अंश व हर दोनों का चिन्ह क्या हो? समान होगा तो वह परिमेय संख्या होगा। कहने का मतलब है जैसे मान लिया जाए 4/5 है ना, इसका दोनों का चिन्ह क्या है? समान है, नहीं कुछ दिया है, इसका मतलब क्या है? प्लस है, तो यह परिमेय संख्या है। -4/-5 यह भी एक परिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि दोनों का चिन्ह क्या है? समान है। यहाँ पे देखिए क्यों समान है, तो इसको अगर -4/5 को अगर क्या करेंगे, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल, तो क्या बच जाएगा? 4/5। इसीलिए जो है यह कैसा संख्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या में आप जानते हैं कि यहाँ पे अंश व हर दोनों का चिन्ह क्या है? समान होना चाहिए। लेकिन यही चीज अगर यहाँ पे देखेंगे ऋणात्मक परिमेय संख्या में, तो
अंश व हर दोनों का चिन्ह क्या होना चाहिए? विपरीत होना चाहिए। तो वह कैसा संख्या हो जाएगा? ऋणात्मक परिमेय संख्या हो जाएगा। ये हम घनात्मक परिमेय संख्या की बात कर रहे हैं, अभी हम लोग बात कर रहे हैं ऋणात्मक परिमेय संख्या की। तो ऋणात्मक परिमेय संख्या में क्या होगा? अंश व हर, अंश व हर दोनों का चिन्ह, दोनों का चिन्ह क्या होगा? विपरीत होगा। दोनों का चिन्ह विपरीत होगा, ठीक है। अंश व हर दोनों का चिन्ह विपरीत होगा। जैसे एग्जाम्पल से समझेंगे, जैसे मान लिया जाए 5/-5/7, तो ऊपर में क्या है? माइनस है और नीचे में क्या है? प्लस है। तो विपरीत चिन्ह है ना, एगो प्लस वाला है तो एगो माइनस वाला है। तो यह कैसा परिमेय संख्या है? ऋणात्मक परिमेय संख्या है। माइनस को क्या बोलते हैं? ऋणात्मक। पूर्णांक संख्या पढ़े थे ना, धनात्मक पूर्णांक, फिर ऋणात्मक पूर्णांक, उदासीन पूर्णांक, शून्य पूर्णांक पढ़े थे। तो यह -5/7 जो है आपका माइनस से सूचित हो रहा है, इसका मतलब है यह कैसा संख्या है? ऋणात्मक परिमेय संख्या है। या ऐसा भी हो सकता है -7, है ना, 5/-7, तो यह भी आपका कैसा है? परिमेय संख्या है, लेकिन कैसा? ऋणात्मक परिमेय संख्या है। कैसा संख्या है? ऋणात्मक परिमेय संख्या आपका है, क्योंकि ऊपर में प्लस है तो नीचे में माइनस है। लेकिन यह दोनों तरफ से यहाँ पे जैसे मान लिया जाए कि इससे -13/-17, तो दोनों जो है, दोनों का अंश व हर का चिन्ह क्या है? माइनस ही है। तो यह माइनस से माइनस क्या हो जाता है? कैंसिल। इसीलिए यह संख्या कैसा हो जाता है? घनात्मक परिमेय संख्या हो जाता है। इसके आगे क्या है? माइनस खत्म हो गया तो प्लस हो गया, और इसके आगे खत्म नहीं होगा, यह माइनस ही रहेगा। तो आप इतना समझ गए होंगे कि एक घनात्मक परिमेय संख्या और ऋणात्मक परिमेय संख्या में अंतर क्या है। माइनस वाला जो P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है उसको हम क्या कहेंगे? ऋणात्मक परिमेय संख्या। और जो मतलब प्लस या माइनस दोनों के साथ अगर रहेगा ऊपर नीचे अंश व हर में, उसको हम लोग क्या कहेंगे? घनात्मक परिमेय संख्या, है ना। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं, इसको पहले नोट कीजिए। यहाँ पे देखेंगे अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं परिमेय संख्याओं का सरलतम रूप। इस सरलतम रूप को मानक रूप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मानक रूप बोलते हैं। सरलतम रूप को मानक रूप भी हम लोग बोलते हैं। तो ये क्या है? तो देखिए, जैसे हमने यहाँ 25/35 यहाँ पे दिए, यहाँ पे हमने क्या देखा? 25/35 दिया हुआ है, ठीक है। तो 25/35 दिया हुआ है, तो इसको सरलतम रूप यह कटने वाला है। जैसे 5 से काटेंगे तो 50 25 और 5 7 35। तो 5/7 हुआ, इस भिन्न का यह 5/7 क्या है? सरलतम रूप है। क्या है? सरलतम रूप है। 25/35 का 5/7 कैसा है? सरलतम रूप है। समझ में आ गया? इसी को मानक रूप भी कहते हैं, ठीक है। जैसे एक और उदाहरण लेते हैं, 56/68। तो यह कटेगा कि नहीं कटेगा? इसको काट करके आपको छोटा करना है। तो 2 से तो कट ही रहा है, 2 से कैसे कटेगा? 2 दूना 4, 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6, 2 चौका 8, फिर 2 से कट रहा है ना। 14 दूना 28 और 17 दूना 34। तो आपका क्या आया? 14 बटा आपका कितना आया? 17। तो 14/17 जो है ये आपका कैसा है? सरलतम रूप है। किसका? 56/68 का क्या है? सरलतम रूप या मानक रूप, इसको आप कह सकते हैं। क्लियर? एक चीज यहाँ पे और हम समझेंगे, जैसे अभी आप लोगों ने देखा था कि माइनस में ऋणात्मक परिमेय संख्या आप लोगों ने देखा था ना, तो उसी को यहाँ पे देखते हैं। जैसे 2/-5 दिया हुआ है, तो यह जो परिमेय संख्या है आपका कैसा परिमेय संख्या है? ऋणात्मक परिमेय संख्या है। लेकिन परिमेय संख्या कहता है उसको ऐसा अच्छा नहीं लगता है ना। परिमेय संख्या को आप नीचे में माइनस देंगे तो वो अच्छा उसे नहीं लगता है।
तो यह इसको कैसे लिख सकते हैं यह देखेंगे। कहने का मतलब है या तो आप इसको ऊपर में -2/5 दीजिए, ये सही है। ऐसा नहीं है कि नीचे में माइनस लगा हुआ है तो केवल 5 माइनस में है, ये पूरे परिमेय ही, ये भिन्न ही क्या है, माइनस का है। तो ये कहता है या तो ऊपर में हमको माइनस दीजिए, या आप ऐसा कर सकते हैं पहले माइनस दीजिए फिर 2/5 लिखिए, ऐसा लिखिए। तो ये इससे मतलब 2/-5 से ज़्यादा सही क्या है, ये आपका ज़्यादा सही है, ठीक है ना। इससे यह ज़्यादा सही है, ज़्यादा सही है, गलत यह भी नहीं है लेकिन ज़्यादा सही है। इस रूप में लिखने का प्रयास करेंगे अगर ऋणात्मक परिमेय संख्या होगा तो। क्लियर, चलिए नोट कीजिए। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक क्या देख रहे हैं, दो परिमेय संख्याओं की मध्य की परिमेय संख्या। तो दो परिमेय संख्या दिया रहेगा, उसमें आपसे पूछेगा कि उसके बीच में कितने परिमेय संख्या होगा। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होता है। कैसे, तो देखिए, जैसे मान लिया जाए हम एक 3 ले रहे हैं और दूसरा ले रहे हैं 4, तो 3 और 4 जो है यह परिमेय संख्या है कि नहीं है, क्यों, क्योंकि इसके बट्टा में हम 1 लिख सकते हैं। तो यह दो परिमेय संख्याओं के बीच में अगर कभी भी आपसे प्रश्न पूछ दिया जाए दो परिमेय संख्याओं के बीच कितने परिमेय संख्या होते हैं, तो कितने होंगे, अनंत, उसका कोई गिनती नहीं है। कैसे नहीं है, तो मान लिया जाए 3 और 4 के बीच में, तो 3 पॉइंट हम 1 लिख सकते हैं, तो यह भी तो भिन्न बट्टा के रूप में आ जाएगा। तो यह तो परिमेय संख्या है, 3 से बड़ा है, लेकिन 4 है क्या, नहीं ना, 4 से छोटा है। दूसरा देखिए 3.2 लिख सकते हैं, 3.001 लिख सकते हैं, 3.002 लिख सकते हैं, 3.005 लिख सकते हैं। इस तरह से कुछ भी कितना भी आप लिखेंगे सब का सब जो है क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। और 4 के अंदर में ही है ये सारे परिमेय संख्या। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच में अगर प्रश्न पूछेगा कि कितने परिमेय संख्या होता है, तो कितने होते हैं, अनंत परिमेय संख्या होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, समझ गए। चलिए यहाँ देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक 3 व 4 के ठीक मध्य की परिमेय संख्याएं, है ना, संख्याएं। तो आपसे प्रश्न में पूछ रहा है कि 3 और 4 के एकदम बीचों बीच, है ना, एकदम ठीक बीचों बीच का जो परिमेय संख्या होगा वह कैसा होगा, ठीक है। तो करना क्या है यह देखिएगा, 3 + 4 दोनों को जोड़ देना है। क्या करना है, दोनों को जोड़ देते हैं और बट्टा में 2 कर देते हैं। तो यह जो है आपका ठीक बीचों बीच परिमेय संख्या निकल जाएगा। जब 2 कोई संख्या दे और उस 2 संख्याओं के ठीक बीचों बीच परिमेय संख्या पूछे, तो उस परिस्थिति में दोनों संख्या को जोड़ करके भाग 2 से कर देते हैं, तो उसका बीच का परिमेय संख्या हो जाएगा। तो 7/2 जो है 3 और 4 के ठीक बीचों बीच का परिमेय संख्या है, ठीक है। एक दो और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछ दिया जाए 1/2 व 1/4 के ठीक मध्य की परिमेय संख्याएं, ठीक है। कह रहा है 1/2 और 1/4 के ठीक मध्य की परिमेय संख्या आपसे पूछ रहा है। इसके एकदम बीचों बीच का जो परिमेय संख्या है वह क्या होगा, आपसे प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो हमने क्या किया कि दोनों को जोड़ करके भाग कितना से देते हैं, 2 से हम लोग भाग देते हैं। तो देखिए 1/2 और प्लस 1/ क्या हो जाएगा, 4,
और इसको जोड़ने के बाद हम बट्टा में क्या करेंगे 2 दे देंगे, जोड़ने के बाद है ना देंगे। तो ये तो बट्टा पर के जोड़ हो गया, बट्टा पर का जोड़ हुआ कि नहीं। तो 2 और 4 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 4, और 2 दूना 4, तो ऊपर में कितना हो जाएगा 2 और प्लस का 1 है ना। अब फिर इसका बट्टा में 2 है ना, तो बट्टा में 2 रह जाएगा। इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 3/4 और बट्टा 2, यह हो जाएगा। तो देखिए जब बट्टा के नीचे बट्टा रहता है तो क्या करते हैं, इसके नीचे में कुछ नहीं दिया हुआ है तो 1 मान लेते हैं। क्या मान लेंगे 1, और नज़दीक का गुना नज़दीक से और दूर का गुना दूर से कर देते हैं। तो कहने का मतलब है 3 से 1 में गुना करेंगे तो 3 ही रह जाएगा ना, और 4 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 8। तो 3/8 जो है आपका 1/2 व 1/4 के ठीक मध्य का परिवेश संख्या है। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए नोट कीजिए।